नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। हमारी आज की कहानी 3 ट्रेडर्स की है जिन्होंने अपने स्किल और स्ट्रेटजी से ऐसा मुकाम हासिल किया जो हम सोच भी नहीं सकते, और किस तरह ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम ने पूरा खेल बदल कर रख दिया। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की शिकागो शहर से, जहां शिकागो पहले एक टाइम पर दुनिया में एक ही वजह से मशहूर था, और वो था CME यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, दुनिया का पहला फ्यूचर्स मार्केट। अब उस शिकागो एक्सचेंज के अंदर 3 लोग पूरी तरह सदमे में अपना सिर हिला रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि आयोवा में सूखा पड़ने के कारण अमेरिका में कॉर्न प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से अमेरिका की कॉर्न इंडस्ट्री को भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। अब घबराहट के मारे उन्होंने अपने कॉर्न कंपनियों के शेयर बेचने शुरू कर दिए। कुछ और ट्रेडरों ने इसे नोट किया और उन्होंने भी फौरन शेयर बेचना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते कुछ ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी ट्रेडिंग फ्लोर पर फैल गई। अब चारों ओर डर का माहौल फैल गया और लोग पैनिक में आकर जितने शेयर बेच सकते थे बेचने लगे। लेकिन जहां हर कोई शेयर बेच रहा था, वहीं पर उस ट्रेडिंग फ्लोर पर एक आदमी शेयर खरीदने में लगा था। हर किसी को लग रहा था वह एक मूर्ख है जो इस समय शेयर खरीद रहा है, लेकिन असल में यह आदमी बड़ी कमाई करने वाला था। दरअसल वो तीनों घबराए हुए लोग और वह खरीदार एक ही टीम में थे, और उन्होंने जानबूझकर वहां पर पैनिक का माहौल शुरू किया ताकि गिरे हुए शेयर को और भी सस्ते दामों पर खरीद सके। आयोवा में सूखे की यह खबर सिर्फ एक पावरफुल ब्लफ था। पिछले 150 सालों से दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज इसी तरह की साइकोलॉजिकल चाल चलते आ रहे थे, शेयरों को ऊंचे दाम पर बेचना और नीचे कम दाम पर खरीदना। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी के आने से अब ये 150 साल पुराना खेल पूरी तरह से बदलने वाला था। 1988 में SEC ने रेगुलेशन ATS यानी ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसने स्टॉक एक्सचेंज के अलावा और बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस के साथ साथ इंडिविजुअल ट्रेडर्स को भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति दे दी। इससे डिजिटल ट्रेडर की एक नई जनरेशन की शुरुआत हुई। अब ब्रोकरेज हाउस तेज तर्रार, चालाक और ऊंची आवाज वाले लोगों को नहीं, बल्कि शांत, कंप्यूटर फ्रेंडली युवाओं को नौकरी देने लगे। खैर, अब समय था 1994। म्यूनिक में हम देखते हैं उन्हीं डिजिटल ट्रेडरों में एक पॉल रॉथर नाम का एक ट्रेडर, जो लोगों के बीच द फ्लिपर के नाम से मशहूर था। वो एक जर्मन ट्रेडर था जिसकी शुरुआत 1994 में म्यूनिक के एक बैंक से हुई। अब जैसे जैसे मार्केट डिजिटल होता गया, पॉल भी उसी तरह मार्केट के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करता चला गया। अब कुछ साल बाद उसका नाम भी दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन स्कैल्पर्स में गिना जाने लगा। उसने अपने अनोखे स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर खूब सारे पैसे कमाए और फरारी तक खरीद ली। आखिर उसके सक्सेस के पीछे का राज क्या था? वह था साइकोलॉजी। क्योंकि जब डिजिटल ट्रेडिंग शुरू हुआ तब गेम बदल गया था। अब ट्रेडिंग एनोनिमस हो चुका था। पहले पुराने पिट सिस्टम में ट्रेडर बड़ी कंपनियां जैसे गोल्डमैन सैक्स के ऑर्डर देख सकते थे और उसी के हिसाब से मार्केट के डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन डिजिटलाइजेशन होने के बाद यह सब खत्म हो गया और उसके बदले इंट्रोड्यूस हुआ एक नया लैडर सिस्टम, जो था स्क्रीन पर दिखने वाला एक ऑर्डर बुक। और इसी के कारण शुरू हुआ एक नए तरह का साइकोलॉजिकल गेम। अब पॉल ने अपनी पकड़ बॉन्ड मार्केट पर जमाना शुरू किया। सटीक रूप से कहा जाए तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो बेहद बोरिंग माने जाते थे, जबकि उसके ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स पुराने पिट ट्रेडिंग सिस्टम को अपनाए हुए थे, जो मुश्किल से कंप्यूटर चलाना सीख पाए थे। वे पहले बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर देखकर उनके आगे पीछे ट्रेड करते थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और पॉल ने उन्हीं कमजोरियों को टारगेट करने का फैसला किया। पॉल की ट्रेडिंग तकनीक बेहद एक्यूरेट थी। पहले वह मार्केट में बड़े बड़े सेल ऑर्डर डालता था, फिर ये बड़े ऑर्डर देखकर बाकी ट्रेडरों को लगता था कि कोई बड़ा खिलाड़ी सेलिंग कर रहा है। अब ये देखकर वे लोग भी तुरंत सेलिंग करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पॉल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला होता है, वह अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देता है और अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए उल्टा बाय कर लेता है। जब तक दूसरे ट्रेडरों को समझ आता कि वे फेक ऑर्डर्स के बीच फंस चुके हैं, उससे पहले पॉल कुछ टिक्स का प्रॉफिट कमा चुका होता है। बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण वह रोज कई बार ऐसी स्कैल्पिंग करता और भारी मुनाफा कमाता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, कई बार वह खुद अपने ही ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड कर बैठता था। मतलब वह एक ही टाइम में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय और सेल दोनों कर देता, यानी वह खुद ही दोनों साइड ट्रेड कर बैठता।
स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में इसे वॉश ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि इलीगल है। अब इस चीज के लिए उसे एक्सचेंज द्वारा वार्निंग भी मिली। तब उसने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज से संपर्क किया। उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने एक नया फीचर डेवलप किया और वो था अवॉइड ऑर्डर्स दैट क्रॉस, यानी अपने ही ऑर्डर से बचने वाला ऑटोमेटिक स्विच। अब पॉल बिजली की तरह एक ही झटके में अपने ट्रेड्स की डायरेक्शन बदल सकता था। सेलिंग के साथ साथ बाइंग के ऑर्डर भी तुरंत डाल सकता था। इससे पहले बाकी ट्रेडर्स समझ पाते कि आखिर चल क्या रहा है, उससे पहले पॉल अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करके निकल जाते थे। ये ठीक वैसा ही था जैसे विराट कोहली पल भर में अपना गेम बदलकर ओपोनेंट के हाथों से अपनी जीत छीन लाता है। खैर, अब सिर्फ 1 महीने में पॉल द फ्लिपर ने $6 मिलियन कमा लिए। उसकी ये तकनीक बाद में स्पूफिंग कहलाने लगी, जो बाद में काफी हद तक गैर कानूनी घोषित कर दी गई। इसके बाद पॉल 28 साल की उम्र में आयरलैंड चला गया और वहां पर अपनी खुद की ट्रेडिंग फर्म शुरू की और इस खेल को एक नई ऊंचाई पर ले गया। लेकिन वह अकेला दिग्गज स्कैल्पर नहीं था। 2015 में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन CFTC ने शिकागो के एक और ट्रेडर ईगोर बी ऑर्केस्टर उर्फ स्नगल्स पर भी स्पूफिंग, डिसेप्टिव और फ्रॉडुलेंट तकनीक वाले उपकरण के इस्तेमाल करने का आरोप लगाए। जब ईगोर, जिसे स्नगल्स के नाम से भी जाना जाता है, E-mini S&P 500 में ट्रेड कर रहा था, तब उस पर मुकदमा चला। ईगोर एक रशियन था और उसके पिता ने बचपन से ही उसे ग्रैंड मास्टर लेवल का शतरंज सिखाया था। 2004 तक वह मार्केट के सबसे बड़े डे ट्रेडिंग स्कैल्पर्स में से एक बन चुका था। उसकी रणनीति पॉल जैसी ही थी, बल्कि कहा जाए तो एक कदम और आगे, एक और स्पूफर जो मार्केट को हिलाकर रख देता था। लेकिन ये कहानी इन्हीं 2 ट्रेडरों की नहीं, बल्कि एक और नाम था जिसे नेव द हाउंड ऑफ हाउंसलो कहा जाता था। लंदन की गलियों से आया एक भारतीय मूल का युवा जो अपने बेडरूम से ट्रेड करता था। वो स्कैल्पिंग में महारत हासिल करके काफी कम समय के अंदर उसने अपनी पहली $1 मिलियन की कमाई कर ली थी। स्पूफिंग शुरू होने से पहले नेव को सिस्टम की गड़बड़ियां जल्दी समझ आती थीं। उसने बार बार एक्सचेंजों से शिकायत की कि बड़े खिलाड़ी स्पूफिंग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम इतना करप्ट था कि उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब इस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए उसने आखिरकार ट्रेडिंग की अंधेरी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और स्पूफिंग शुरू कर दी। अब ये तीनों दिग्गज पॉल, आइगोर और नेव ग्लोबल स्टॉक मार्केट की दुनिया में काफी मशहूर थे। जब वे मार्केट में उतरते तो उनके बड़े ऑर्डर बाकी ट्रेडरों को हिलाकर रख देते थे। कई बार तो वे एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश में खुद भी भिड़ जाते थे। इस तरह वो लोग लाखों डॉलर कमाते रहे, तब तक जब तक एक बिल्कुल अलग तरह के ओपोनेंट के साथ उनका सामना नहीं हुआ। अब करीब 2007 के आसपास सब बदलना शुरू हो गया। कुछ फर्म्स नई जनरेशन के ट्रेडरों को डेवलप करने में लगी थीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंपनियां एक अलग ही दांव खेल रही थीं, जो था रोबोट्स। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT ट्रेडिंग फर्म्स और क्वांटिटेटिव हेज फंड्स ऐसे कंप्यूटर बना रहे थे जो इंसानों से तेज और ज्यादा स्मार्ट ट्रेड कर सकें। अब 2007 तक उनका यह डेवलपमेंट मार्केट को हिलाकर रख चुका था, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग की जगह अब क्वांट्स ने ले ली थी। अब मार्केट का मूवमेंट और बिहेवियर पहले से काफी बदल चुका था। डे ट्रेडरों ने नोटिस किया कि कुछ ऑर्डर्स इतनी तेजी से आते थे कि इंसानों के लिए उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन था। लगभग 1 सेकंड में सैकड़ों ट्रेड। पुराने दिनों में पिट ट्रेडिंग में फ्रंट रनिंग आम था। जब कोई बड़ा खिलाड़ी ऑर्डर डालता और छोटा ट्रेडर उससे पहले ट्रेड कर लेता। शुरुआती दिनों में क्वांट्स ने भी ठीक ऐसा ही किया, और वो भी गॉड लाइक स्पीड से। अब इसके चलते इंसानों को उनके साथ मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ पॉल द फ्लिपर ने अपनी फर्म में एक नए ट्रेडर को तैयार किया, और वो था जेम्स जिमी चू, एक चाइनीज मैथमेटिशियन। जिमी ने अपने मेंटर के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए एक बदनाम स्कैल्पर के रूप में अपना नाम कमाया। फिर जिमी ने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया और उसने टेबल पलट दिया। वह हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जंप ट्रेडिंग में शामिल हो गया। एक एक्सपीरियंस स्कैल्पर होने के नाते जेम्स ने वहां जाकर एल्गोरिदम्स को ट्रेडिंग के सारे सीक्रेट्स सिखाना शुरू किया, और इस तरह उसने एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया। वह सिर्फ अकेला नहीं था। धीरे धीरे कई दिग्गज डे ट्रेडर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म में शामिल होने लगे। जैसे जैसे क्वांट्स ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की, प्रॉफिट इतना तेजी से बढ़ने लगा कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। इस बात का अंदाजा हमें इस बात से लग जाता है कि 2012 तक एक्सचेंजेस पर होने वाले कुल ट्रेडों में से 60% से ज्यादा क्वांट्स द्वारा किए जा रहे थे, और यह नंबर लगातार बढ़ती जा रही थी।
उस समय सबसे सक्सेसफुल क्वांट्स फंड था रेनेसांस टेक्नोलॉजीज का मेडालियन फंड, जो हर साल 40% से अधिक रिटर्न दे रहा था। अब उसका डोमिनेंस ऐसे बढ़ रहा था कि उसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। रोबोट्स की यह बढ़त अब अटूट लगने लगी थी। इससे स्कैल्पिंग और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग दिग्गज डे ट्रेडर्स के लिए भी बेहद मुश्किल बन चुका था। इसलिए वह लोग या तो मार्केट छोड़ रहे थे या मार्केट में सरवाइव करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज की ओर शिफ्ट हो रहे थे। अब स्पूफर्स ही वो आखिरी ट्रेडर्स थे जो क्वांट्स को एक हद तक टक्कर दे पा रहे थे, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सीधा क्वांट्स की फ्रंट रनिंग को निशाना बनाती थी। इसलिए क्वांट्स ने तय किया कि अगर आप मार्केट के अधिकांश ट्रेड कर रहे हैं तो नियम अपने हिसाब से बदलना चाहिए। क्वांट्स इतनी ताकतवर हो चुके थे कि वे ट्रेडिंग कमीशन में तेज कटौती की मांग करने लगे और इससे उन्हें ह्यूमन ट्रेडर्स से और भी ज्यादा एडवांटेज मिल गई। अब ह्यूमन ट्रेडर्स के लिए हालात और भी खराब हो चुके थे, इसलिए कई दिग्गज ट्रेडर्स मार्केट से बाहर निकल गए। पॉल रॉथर जैसे लेजेंड्स ने भी अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को अलविदा कह दिया। आज भी वो बहामास स्थित अपने घर से ट्रेड करते हैं, लेकिन केवल एक लॉन्ग टर्म होल्डर की तरह। लेकिन हर कोई इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ लोगों के लिए यह लड़ाई ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा थी। हमेशा से बड़े खिलाड़ी यानी बेहद अमीर, जिनके पास खूब पैसा होता है, हमेशा छोटे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देते हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट उन कुछ जगहों में से एक था जहां तेज दिमाग और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से एक गरीब गली मोहल्ले का लड़का भी करोड़पति बन सकता था, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड या रंग रूप का क्यों ना हो। लेकिन क्वांट्स के आने के बाद खेल बदल गया और एक बार फिर अमीर और बड़े कनेक्शंस वाले लोग इसे भी मैनिपुलेट करके अपने फेवर में कर लिया। इसके बाद बहुत से ट्रेडर अपना फ्रस्ट्रेशन ट्विटर या रेडिट पर निकालते रहे, लेकिन नेव उन लोगों में से था जो उनके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अब नेव और कुछ बचे खुचे लेजेंडरी ट्रेडरों ने अपने बड़े निजी कैपिटल का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। कई लोग बड़े क्वांट्स की तरह सिस्टम बनाने लगे, लेकिन नेव के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने एक ऐसा ट्रेडिंग एल्गोरिदम बनाया जो क्वांट्स के उलट और उसकी स्पूफिंग स्ट्रैटेजी पर काम करता था। लेकिन जब नेव अपनी यूनिक सिस्टम तैयार कर रहा था, तब क्वांट्स ने अपनी एक और चाल चली। बड़े क्वांट फर्म्स ने रेगुलेटर्स पर दबाव डालना शुरू किया कि स्पूफिंग को पूरी तरह गैर कानूनी कर दिया जाए। इससे एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने फाइनेंशियल मार्केट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और हजारों डे ट्रेडरों और क्वांट्स के बीच यह लड़ाई जारी रही। और यहीं पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आप नेव के बारे में और उसने क्वांट्स को कैसे मात दी जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट कीजिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।